एक आदमी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और कहता है कि साहब मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, केस अदालत में चला जाता है। जज और वकील सबको पता होता है कि वो हत्यारा है, यहां तक कि कातिल भी कहता है कि उसने हत्या की है। फिर भी फैसला क्या आता है पता है? बाइज्जत बरी। ये केस अपने वक्त में इतना फेमस हो गया था कि इसकी खबरें जिस अखबार में छपती थी उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा हो जाती थी। कोर्ट और उसके बाहर उस कातिल को एक झलक देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी। आज के जनरेशन को इस केस के बारे में एक फिल्म से पता चला, लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा उस केस की हर वो डिटेल्स जो फिल्म में आपको नहीं बताई गई है। तो आइए आपको एकदम शुरू से सुनाता हूं कहानी के.एम. नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस की। 27 अप्रैल 1959, जगह बॉम्बे का एक पुलिस स्टेशन। सफेद रंग की नेवी की ड्रेस पहना एक शख्स पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है और वहां मौजूद इंस्पेक्टर लोगों से कहता है, मैंने एक आदमी को गोली मार दी है। इंस्पेक्टर उसकी बात सुन परेशान नहीं होता है, बल्कि टेबल के सामने खड़े आदमी से पूछता है कि आप चाय पिएंगे? पुलिस में सरेंडर करने आया वो शख्स इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के.एम. नानावटी थे, जिन्होंने चाय के ऑफर से इनकार करते हुए कहा, एक गिलास पानी दे दो, और वहीं रखे गए कुर्सी पर टेबल के सामने बैठ जाते हैं। Can I have a glass of water, please? इस घटना के 10 साल पहले ही 1949 में इंग्लैंड में पली बड़ी सिल्विया के साथ नानावटी की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे भी हुए। जिंदगी एकदम खुशहाल और मजेदार चल रही थी। नानावटी की माने तो वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर एक दिन इसी प्यार के चलते वो खूनी भी बन गए। साल 1959 नानावटी कई महीने समंदर में गुजारते हैं और उसके बाद वापस बम्बई लौटते हैं। लेकिन पिछली बार से उलट इस बार उन्हें अपनी पत्नी सिल्विया के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया। उन्हें लगा कि शायद इतने महीनों से वो घर से दूर थे, उनसे दूर थे, इसलिए बीबी नाराज है। पर कई दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन सिल्विया के बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया, पहले जैसा कुछ भी नहीं था। तो नानावटी ने इस बात पर सीधे सीधे उससे कारण पूछ लिया। इसके बाद उनकी पत्नी सिल्विया ने जो कहानी सुनाई उसने नानावटी के होश उड़ा दिए। दरअसल जब नानावटी महीनों तक समंदर के सफर पर थे अपनी पत्नी से दूर, उसी बीच उनकी पत्नी को बॉम्बे के एक बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से प्यार हो गया। और ये प्यार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि उनकी पत्नी 3 बच्चों की मां होने के बाद भी सारी हदें पार कर देती है। नानावटी ने ये कहानी सुनी और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। घर से वो सीधे नेवल हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर इशू करवाई। इसके बाद पहुंच गए बॉम्बे की मालावर हिल्स के पास जीवन ज्योति बिल्डिंग में, वही बिल्डिंग जहां प्रेम आहूजा रहता था। नानावटी घर में घुसे और आहूजा से कुछ बात करने लगे। कुछ देर बाद बाहर काम कर रहे नौकर को कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बाद अंदर से गोलियों की चलने की आवाज आई। नौकर अंदर दौड़ा और उसने देखा कि टॉवल और खून से सना प्रेम आहूजा का शरीर जो है वो फर्श पर पड़ा हुआ है। बंदूक नानावटी के हाथ में थी। प्रेम आहूजा की बहन मैमी ने नानावटी की ओर देखा, पर वो रुके नहीं। वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सरेंडर कर दिया। इतना कुछ सुनने के बाद तो जिसे कोर्ट कचहरी का सी भी नहीं समझ आता, वो भी अपना जजमेंट दे देगा कि नानावटी तो किसी भी हाल में छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ खुली किताब है, हथियार से लेकर गवाह तक सब सामने हैं, फिर वो बचेंगे कैसे? लेकिन फिर भी वो बच गए। फैसला उनके ही हक में आया। कैसे, वो आप आगे की कहानी में देखिए। मर्डर और सरेंडर के बाद केस अदालत में पहुंचा। ट्रायल शुरू हुई। अब तक नानावटी की पत्नी की बेवफाई हर घर के लिए मसाला बन चुका था। सबको जानना था कि कैसे एक सैनिक के बीबी ने पीठ पीछे उसे धोखा दिया। इस वजह से जब भी कोर्ट की तारीख आती तो जज और ज्यूरी पैनल के अलावा लोगों की खचाखच भीड़ भी कोर्ट में हो जाती थी। नानावटी पर प्रेम आहूजा की इरादतन हत्या का चार्ज लगा। सबूत पेश किए गए। 24 गवाहों की गवाही हुई, लेकिन नानावटी का इंस्पेक्टर लोगों के सामने जो गवाही था वो ज्यूरी ने नहीं माना।
वो इसलिए क्योंकि गवाही मजिस्ट्रियल सुपरविजन में नहीं हुई थी। अब बारी नानावटी की कोर्ट में बयान की थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक दूसरी कहानी सुनाई। उनके अनुसार ये हत्या नहीं, महज एक हादसा था। नानावटी ने बताया कि उस रोज वो आहूजा के पास इसलिए गए थे ताकि उनसे ये पूछ सके कि वो सिल्विया उनकी पत्नी से शादी करेंगे या नहीं, क्योंकि सिल्विया को उससे बहुत प्यार था। लेकिन प्रेम आहूजा ने अकड़कर नानावटी से कहा कि क्या मैं हर उस औरत से शादी कर लूं जिसके साथ मैं बिस्तर पर सोया हूं? गेट आउट फ्रॉम हेयर। इसके बाद तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। नानावटी के हाथ में जो रिवॉल्वर था वो नीचे गिर गया। नानावटी और आहूजा दोनों उसे उठाने की कोशिश में थे। इसी बीच झड़प के दौरान गोलियां चल गई। मतलब नानावटी के मुताबिक वो प्रेम आहूजा को मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन यह हत्या हो गई। इधर नानावटी की दलील कोर्ट में पुख्ता भी नहीं हुई और उधर बाहर कोर्ट के एक और कहानी तैयार हो रही थी। उस दौर में ब्लिट्ज नाम की एक पत्रिका निकला करती थी, जिसके एडिटर थे रूसी करंजिया। करंजिया नानावटी वाले पारसी समुदाय से आते थे, इसलिए इस केस में उन्होंने खुल्लम खुल्ला नानावटी का पक्ष लिया। अपने अखबार में इस एक केस के 4-4 पन्ने की कवरेज छापी उन्होंने। इधर सेना में होने के बाद भी पत्नी से मिली बेवफाई और फिर नानावटी ने अपनी पत्नी के लिए जो सब कुछ किया, इसके बाद उन्हें पब्लिक सेंटीमेंट भी खूब मिला, उसका खूब फायदा मिला उन्हें। नानावटी खुद भी टॉल एंड हैंडसम थे, तो उनकी दीवानगी ऐसी थी कि कोर्ट की गैलरी में लड़कियां सज धज कर आती थी उन्हें एक झलक देखने के लिए। आगे नानावटी के बाद कोर्ट में उनकी पत्नी सिल्विया भी पेश हुई। उसका बयान इस केस में बहुत ज्यादा अहम था और सब कुछ उसके बयान पर ही टिका हुआ था, क्योंकि कत्ल करने वाला उसका पति था और जिसका कत्ल हुआ था वो उसका सो कॉल्ड आशिक था। उसने कहा कि प्रेम के साथ जब तक वो फिजिकल नहीं हुई तब तक वो शादी का वादा करता रहा, लेकिन प्यार में जब सभी हदें पार हो गई, वो सभी हदें से गुजर गए, तो उसके बाद प्रेम आहूजा अपने वादों से पलट गया। मतलब एक तरह से सिल्विया ये कहना चाह रही थी कि उसका प्रेम के जरिए इस्तेमाल किया गया था। सिल्विया ने यह भी बताया कि ये सब कुछ जब उसने अपने पति नानावटी को बताया तो उसने अपने पत्नी से बस इतना ही पूछा कि प्रेम तुमसे शादी करेगा या नहीं, लेकिन सिल्विया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो ठगी हुई महसूस कर रही थी। फिर नानावटी ने उनसे कहा कि वो आहूजा से मिलने जा रहा है। इस बात पर सिल्विया ने उसे रोका भी और ये भी कहा कि प्रेम तुम्हें गोली मार देगा। फिर भी नानावटी उसके पास गए, लेकिन सवाल ये था कि अगर नानावटी प्रेम से सिर्फ मिलने जा रहे थे, बातचीत करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर इशू क्यों करवाई, अपने साथ लेकर क्यों गए? इस पर नानावटी ने कहा उस समय कि वो तब खुद को गोली मार लेना चाहते थे, वो इतने सदमे में थे। यही बात सिल्विया ने भी दोहराई। पक्ष और विपक्ष की तमाम दलीलों के बाद बारी थी कोर्ट के फैसले की। दुनिया जानती थी कि खूनी आखिर कौन है, फिर भी फैसले के दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। तारीख 21 अक्टूबर 1959। जज ने ज्यूरी से फैसला सुनाने के लिए कहा। ज्यूरी ने कुछ वक्त मांगा, घंटे बीते, लोगों की भीड़ बढ़ी। ज्यूरी शाम को 7:30 बजे लौटी और अपना फैसला सुनाया। ज्यूरी ने प्रेम आहूजा की इरादतन हत्या करने के आरोप को खारिज कर दिया। इस फैसले के पक्ष में ज्यूरी के 9 में से 8 मेंबर ने अपना मत दिया था और जैसे ही फैसला आया कोर्ट रूम में तालियां बजने लगी। अधिकतर लोग तो खुश थे कि नानावटी बच गए, लेकिन जज मेहता ने ज्यूरी के फैसले के बावजूद केस को बॉम्बे हाई कोर्ट रेफर कर दिया। कहा कि इंसाफ के लिए ये तो जरूरी है। बाद में जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो ज्यूरी का जो फैसला था वो पलट गया। यहाँ पब्लिक सेंटीमेंट काम नहीं आई। सबूत और गवाह के आधार पर हाई कोर्ट में नानावटी को दोषी माना गया और आगे ये केस सुप्रीम कोर्ट भी गया। वहां भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा, यानी कि नानावटी दोषी थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। फिर आगे इस केस पर राजनीति का भी असर दिखा। मुंबई के गवर्नर से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री तक ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई। फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेवी चीफ की अपील और लॉ मिनिस्ट्री की क्लियरेंस मिलने पर गवर्नर को नानावटी की सजा सरेंडर करने और रिमांड नेवी को सौंपने की सलाह दी। अब देखिए, ये जो नानावटी थे वो पारसी थे, जबकि जिसकी हत्या हुई थी प्रेम आहूजा वो सिंधी कम्युनिटी से था। इसलिए पूरा केस जो है वो दोनों समुदाय के बीच आन शान की लड़ाई हो गई। सरकार भी डरी हुई थी कि अगर नानावटी को रिहा किया तो सिंधी लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा मामला सामने आ गया जिसने नानावटी केस पर बड़ा असर डाला।
एक सिंधी ट्रेडर हुआ करते थे भाई प्रताप, उन्हें फर्जी लाइसेंस के मामले में जेल हो गई थी। भाई प्रताप को सिंधियों का सपोर्ट था, उनकी रिहाई की मांग उठ रही थी। यहाँ पर इस केस में एंट्री हुई उस वकील की जो आज भी वकालत के दुनिया में बड़ा नाम माने जाते हैं, राम जेठमलानी का, जिन्होंने दोनों कम्युनिटी के बीच एक समझौता करवाया। शर्त थी भाई प्रताप की रिहाई के एवज में नानावटी को भी रिहा किया जाएगा। आज की तारीख में ऐसा सुनना अजीब लगता है कि एक को छोड़ोगे तो दूसरों को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तब दोनों पक्ष इस चीज के लिए तैयार हो गए। इसके बाद प्रेम आहूजा की बहन मैमी ने लिखित में नानावटी को माफ करने के लिए अपील की और फिर मुंबई की गवर्नर रही विजय लक्ष्मी पंडित ने एक ही दिन नानावटी और भाई प्रताप दोनों को जेल से रिहा कर दिया। ये तारीख थी 17 मार्च 1964। नानावटी जेल से रिहा हो गए, कुछ वक्त तक मुंबई में रहे, फिर फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर कभी वापस लौटकर भारत नहीं आए। नानावटी तो साल 2003 में दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनका ये केस क्राइम की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आप सीधे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप वहां पर सीधे सीधे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।